So let's start about the first topic, that is divisibility. About the divisibility, what is the definition? Here it is written as a non-zero integer a is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b is equal to ac. मीन्स क्या कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर्स इस तरीके से लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू मान लो ac लिखा हुआ है, मान लेते हैं b इज इक्वल टू ac इस टाइप से लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर b को a डिवाइड कर रहा है तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जो कि c भी अगर मान लो कोई इंटीजर होता है तो अगर इसको परफेक्ट डिविजिबल है, मतलब ऐसे मान के चलो कि अगर b डिवाइड बाय a हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो c होगा वो भी एक इंटीजर के टर्म्स में होगा। कब होगा? अगर a भी नॉन ज़ीरो इंटीजर हो और b भी कोई इंटीजर हो, तो c का जो वैल्यू आएगा वो इस तरीके से आएगा कि b डिवाइड बाय a हो जाए। ठीक है, अब इसमें डिफिनीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि द इंटीजर b इज़ कॉल्ड द डिविडेंट। जैसे मान लो जब हम लोग ये 5 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, किससे? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं। तो जब हम लोग डिवाइड करते थे तो ये 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? डिविडेंट बोलेंगे। 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? डिविडेंट। ठीक है, डिविडेंट। और 2 हमारा क्या कहलाएगा? डिवीज़र कहलाएगा। 2 है हमारा डिवीज़र। ठीक है, और c को हम लोग क्या बोलेंगे? जो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 2 टाइम्स जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो हो जाएगा कोसेंट आएगा, कोसेंट। और ये 1 जो होता है वो रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। तो अगर मान लेते हैं किसी भी डिविडेंट को की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है? डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट, डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी टर्म्स जब अगर परफेक्ट डिविजिबल होगा तो ये रिमाइंडर वाला टर्म्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला बन जाता है वो सिर्फ इतना बन जाता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र प्लस कोसेंट, ये हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अब ये जो टर्म्स आते हैं, इन टर्म्स को कैसे हम लोग लिखते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये इफ़ अ नॉन जीरो इंटीजर a डिवाइड्स एन इंटीजर b, देन वी राइट a/b या a डिवाइड्स b, ऐसे हम लोग लिखेंगे। दिस इज रीड एज a डिवाइड्स b, a इज अ फैक्टर ऑफ b। यहाँ पे देखिए a इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है, तो जो a होगा वो b का फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमने इस 10 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आपका आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 का एक फैक्टर जो होगा वो 2 भी आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं a डिवाइड्स b या 20 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस तरीके से हम लोग को कैसे बनाना है। जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। ठीक है, मतलब 90, जैसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 93 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। मतलब ये इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि 93 का मल्टीपल 3 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 3:93 दिया हुआ, तो अगर मान लो मैं इसको डिवाइड करूँ तो, या इसको मैं लिखूँ तो कैसे लिख सकते हैं? 31 × 3 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल है, तो 393 जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 6 डिवाइड्स 28 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 में कोई भी 6 का फैक्टर नहीं आएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू नहीं है, ये गलत है, ये सही है। अब यहाँ देखिए 4 का मल्टीपल 0 होगा? नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो ये जो फोर्थ पार्ट है वो 0 कैसे आएगा? 5 0 इंटू आप 5 यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो फिफ्थ वाले में यहाँ भी आपका हो जाएगा। जैसे मान लो 8 का हमको मल्टीपल लिखना है तो -2 यहाँ है, तो -2 इंटू हम लोग -4 लिख सकते हैं, तो ये -8 हो जाएगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर यहाँ पे देखिए सेम
सेम पैटर्न में ये भी आपका आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ -7 हमने लिखा और -7 × 5 लिख दिया, ये भी सही है। 6 का मल्टीपल 6 होगा ही, ये भी आ जाएगा। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है 8 × -1 × 8, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है। यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल नहीं होगा तो ये गलत है, ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना है या फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे डिविजिबिलिटी के केस में कुछ फार्मूले या कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इनके क्या रूल्स हैं। जैसे मान लो कभी भी जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी डिवीज़न में तो +-1 डिवाइड्स एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर। जैसे ये लिखा हुआ है कि +-1 डिवाइड्स एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर्स के लिए जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई एक इंटीजर दे दिया तो इसमें परफेक्ट रूप से डिविजिबल होगा। ये a डिवाइड बाई +-1 हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है। 0 इज़ डिविजिबल बाई एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर, डिविजिबल यहाँ पे लिखा हो तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर की अगर बात करोगे तो कोई भी हमने मान लो यहाँ इंटीजर लिखा, कुछ भी नंबर लिख लिया एक्सेप्ट 0 तो ये हमेशा 0 ही आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, ठीक है, वही वाला केस हो गया कि आप डिनोमिनेटर में 0 आप नहीं पुट कर सकते हो। 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, समथिंग डिवाइड बाय 0, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, या इसी को हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। ये नंबर डिफाइंड नहीं होता है तो इसलिए हम ये नहीं लिख सकते, ठीक है। सेम प्रोसेस में यहाँ देखिए फोर्थ वाला, इफ़ a इज़ अ नॉन जीरो इंटीजर एंड b इज़ एनी इंटीजर देन a डिवाइड्स b या a डिवाइड्स -b -a डिवाइड्स b एंड -a डिवाइड्स -b। अभी हमने ये कुछ फार्मूले ऊपर में हमने लिया था, ये वाले क्वेश्चंस जो लिए थे, जैसे मान लो -a डिवाइड बाई -b ये वाला केस हो गया, a डिवाइड बाई -a -b वाला केस। तो यहाँ पे आप उस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट केस में यहाँ पे दिया हुआ कि अगर a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a दोनों हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो तभी पॉसिबल है जब दोनों वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल आएगा तभी ये केस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ a इज ए नॉन जीरो इंटीजर एंड b c आर एनी टू इंटीजर देन a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई। देखिए जब भी हम लोग ये देखिए यहाँ पे हम किसी भी टर्म्स में जैसे मान लो ये 10 डिवाइड 2 डिवाइड्स 20 एंड 3 डिवाइड्स मान लेते हैं 9 दे दिया हुआ, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों टर्म्स यहाँ पे a ही है, तो हमने मान लो ले लिया और यहाँ 2 डिवाइड्स 8 लिख दिया, ये 8 है, ठीक है। तो अगर मान लो इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो फिर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड्स 20 + 8 यानी 28 हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है और ये बिल्कुल सही है। या अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करूं तब भी ये सही आएगा, 2 डिवाइड्स 20 × 8, क्योंकि इसमें इसका मल्टीपल आएगा हमेशा, जिस भी टर्म्स का रखोगे आप मल्टीपल हमेशा आएगा। या ये तो हमेशा सही है, 2 डिवाइड्स bx, किसी भी x इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा सही आएगा। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है कि इफ़ a एंड c आर नॉन इंटीजर एंड b d आर एनी टू इंटीजर्स देन a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d इज इक्वल टू ac डिवाइड्स bd, ठीक है। सेम केस हो गया यहाँ पे, जैसे मान लो 2 डिवाइड्स हमने 8 लिया और यहाँ 3 डिवाइड्स 9 लिया, ठीक है। तो 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 6 या 2 × 3 हो जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, या 2 × 3 डिवाइड्स 8 × 9, 8 × 9। तो सीधी सी बात है, 8 में 2 का फैक्टर आएगा और 9 में 3 का फैक्टर आएगा। तो ये भी केस पॉसिबल है जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तब भी, ठीक है, ये वाला केस दोनों। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लिया, अब इक्लिप्स डिवीज़न क्या होता है, लेमा, इक्लिप्स डिवीज़न लेमा, लेट a एंड b बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी a और b दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है तो वो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट
दिस फार्मूला विल बी एग्जिस्ट एज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर का जो वैल्यू होगा हमेशा बी से छोटा रहेगा। यहाँ ध्यान रखना है कि बी पे इक्वलिटी का साइन नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इफ़ बी डिवाइड बाई ए देन आर इक्वल टू जीरो, अगर ये बी डिवाइड बाई हमेशा इंटीजर आएगा तो रिमाइंडर जो होता है हमारा हमेशा जीरो आएगा। अदरवाइज आर सेटिस्फाइज द स्ट्रॉन्गर इन इक्वालिटी जीरो टू बी, यानी जीरो टू बी के बीच में ही हमेशा इन इक्वालिटी को होल्ड कराना है। जैसे मान लिया हमने 9 को डिवाइड किया किससे, हमने मान लो चलो 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ 8 आएगा और यहाँ 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे 9 को 4 से या 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कोई भी मान लो यहाँ नंबर दिया हुआ, ये 9 हमने मान लो ले लिया, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो वो 0 आएगा, 0 कब आएगा, जो परफेक्ट डिविजिबल होगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। यही केस आ सकता है 0, 1, 2 और 3। 4 नहीं आ सकता, 4 डिविजिबल, जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा एक कम आएगा, ऐसे कह सकते हो। 4 नहीं आएगा, 4 जब भी आएगा तो वो परफेक्ट डिविजिबल आएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं हम लोग 9 को लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए अगर मान लो मैं 9 को लिखता हूँ तो 4 × 2 + 1 यहाँ पे लिखूँगा, तो ये जो 1 की बात किया जा रहा है ना, तो वो क्या आएगा, ये हमेशा 4 से छोटा रहेगा। 4 से, यानी अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 0 ये 1 होगा, वो हमेशा 4 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा। 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब वो परफेक्ट डिविजिबल होगा। और ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, ये 1 के बाद। 4 नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा, 4 डिवाइड करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा रिमाइंडर का वो हो जाएगा 0। तो इसलिए ये थ्योरम आपको याद रखना है, इसी को रिमाइंडर थ्योरम हम लोग बोलते हैं। थोड़ा दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग इक्लिप्स डिवीज़न के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कैसे आएगा या क्या दिया हुआ है। तो आप इस फार्मूले को रखोगे याद कि अगर मान लेते हैं किसी भी डिवीज़र, डिविडेंट और रिमाइंडर में अगर हमको रिलेशन निकालना है कोसेंट में, तो वो रिलेशन क्या आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि कोई भी जो इंटीजर होगा हमेशा 2q के टर्म्स में रहेगा, और कोई भी ऑड इंटीजर जो आएगा, सॉरी ये इवन इंटीजर की बात किया जा रहा है, वो हमेशा 2q के फॉर्म में रहेगा, और जो इवन ऑड इंटीजर रहेगा वो 2q + 1 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसका तो मान लो सीधा सा सिंपल सा तरीका है। अगर मान लो यहाँ पे q की बात किया जाए, कोई भी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं, इंटीजर मान लो हमने ले लिया, वेयर q इज सम इंटीजर बोला जा रहा है, तो रियल नंबर नहीं लेंगे। तो अगर 2q की बात किया जा रहा है, तो जैसे मान लो अगर हमको चेक करना है, इन द केस मान लो हमको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया, या हमको बताना है कि ये पॉजिटिव मतलब ऑड इंटीजर होगा कि इवन इंटीजर होगा, तो आप क्या करो, q की जगह आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो। तो ये हमेशा 2 × 1 यानी 2 ही आएगा, 2 × 2 रखोगे तो भी इवन ही आएगा, 2 × 3 रखोगे तो भी इवन ही आएगा, 2 × मान लो हमने 4 रखा तब भी इवन ही आएगा, ठीक है। हमेशा ये इवन ही आएगा। और +1 कर देंगे तो क्या केस आएगा, तो +1 का मतलब ये हुआ कि 2q + 1, यानी ये जितने टर्म्स आएंगे उसमें 1 ऐड कर देना है। तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, 8 है ही 9 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, ऑड टर्म्स आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, इवन टर्म्स आ रहा है। तो कभी भी जब भी हमको बोला जाएगा कि 2q क्या है, 2 × समथिंग, या अगर मान लो ऐसे मैं बोलूँ कि इवन नंबर × समथिंग, तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। और इवन नंबर +1 = हमेशा ऑड नंबर होगा, ठीक है, इवन नंबर +1। या यहाँ पे अगर मान लो हम लोग बात करें तो ऑड नंबर +1 = क्या आ जाएगा, इवन नंबर होगा, ठीक है।
ऑड नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू इवन नंबर, या इवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू ऑड नंबर आ जाएगा। तो अगर मान लो हमको इसको प्रूफ करना है कि ये प्रूफ कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट सपोज हमारा तरीका क्या है, ये तो मान लो हमारा सिंपल तरीका हो गया कि हम इसको कैसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द केस जब हमारा कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तब। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही पुराना वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हमने ये ऊपर में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये फार्मूला लिखा था और इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या आ जाएगा, अगर मान लेते हैं हमको ये बताना है, जस्ट सपोज मान लिया b का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q प्लस r। अब यहाँ पे जो r का वैल्यू होगा ये वो या तो r बराबर 0 होगा और या तो r बराबर 1 होगा। तो हमने क्या किया 2q प्लस एक बार 0 रखा और एक बार हमने 2q प्लस 1 रखा। तो a इज इक्वल टू जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 2q आएगा, और a इज इक्वल टू जब हम मान लो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इस केस में आप यहाँ देख रहे हो कि जो 2q होगा वो क्या आएगा इवन आएगा हमेशा, और अगर प्लस इवन नंबर प्लस 1 रखोगे, इवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमेशा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ करके बता सकते हो। अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई भी नंबर रख लिया, 2 की बजाय b का वैल्यू मानो हमने 3 रखा, तो 3 के केस से भी आप इसको निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए हमने एक क्वेश्चन और ले लिया उसी पैटर्न पे, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सेम इंटीजर। तो हमने फिर से वही फार्मूला यूज़ किया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, b का वैल्यू 3 ले लिया, 3q प्लस आर। अब यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो सकता है, हमने बताया कि जो ये 3 है वो 3 से छोटा ही होना चाहिए, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो अगर मान लो आप a का वैल्यू लिखते हो तो क्या आएगा 3q प्लस या तो 0 आएगा, या 3q प्लस 1 आएगा, और या तो 3q प्लस। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका वैल्यू क्या आएगा 3q आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 3q प्लस 1 आ जाएगा, और इसका वैल्यू 3q प्लस 2 आ जाएगा। तो ये बस बोला जा रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म फॉर सम इंटीजर q। तो ये इस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट, ठीक है, इस फॉर्म में हमको लिखने बस बोला जा रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख करके दिखा दिया। तो चलिए मान लिए यहाँ पे दिया हुआ सो दैट n स्क्वायर माइनस 1, सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो n बोला जा रहा है कि n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, n इज इक्वल टू हमने ले लिया 4q प्लस 1, ऑड इंटीजर की बात किया जा रहा है। तो ऑड इंटीजर ले लिया क्योंकि हमने बोला था कि इवन नंबर इनटू समथिंग प्लस 1 विल बी ऑलवेज ऑड नंबर। तो चलो हमने यहाँ पे ऑड नंबर ले लिया, n इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अब यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1, ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 16q स्क्वायर प्लस 8q। ठीक है, अब इसको हमको ये बताना है कि डिविजिबल होगा 8 से, तो 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 1 प्लस q, या q भी कॉमन ले लेते हैं तो 8q, और यहाँ आ जाएगा 2q प्लस 1। तो ये कोई भी नंबर आए उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे 8 है तो 8 मतलब अगर मान लेते हैं ये हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। अब वो कैसे होगा, जब भी यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो 8 इंटू समथिंग ही वो हमेशा कुछ ना कुछ आएगा। तो वो 8 से, वो नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल ही होगा। तो यही हमको बताना था कि ये बताइए कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या किया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात किया जा रहा है, तो हमने ले लिया, मान लो
x का वैल्यू हमने ले लिया क्या चीज़ 2p+1 ले लिया और y का वैल्यू हमने ले लिया 2q+1 ले लिया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात किया जा रहा है तो उसके लिए अब हमको क्या करना है, दोनों का होल स्क्वायर करके ये देखना है कि क्या ये वैल्यू 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसी को बताना है। तो हमने क्या किया 2p+1 का होल स्क्वायर प्लस 2q+1 का होल स्क्वायर निकाला। अब यहाँ निकालोगे तो आ जाएगा 4p² + 1 + 4p और ये हो जाएगा 4q² + 1 + 4q। ठीक, यहाँ देखिए ये 4p² + 4q² + 4p + 4q और प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा। सभी जगह तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है हमको 4, लेकिन इसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये अगर यहाँ पे भी 4 होता तो हमारा क्या हो जाता, परफेक्ट डिविजिबल होगा। तो ये बोला जा रहा है कि ये इवन तो है, प्रूव दैट x एंड y आर ऑड पॉजिटिव नेचर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो ये डिविजिबल बाई 4 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। ठीक है, तो हमने मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से ले लिया, जस्ट सपोज मान लेते हैं हमने 3p ले लिया, पहला टर्म पॉजिटिव इंटीजर है तो कंटिन्यूस चलता जाएगा। 3p+1 3p+2 और 3p+3 तो आएगा नहीं। अगर मान लो हमने a का वैल्यू 3 लिया तो यही 3 टर्म्स आएंगे, r का वैल्यू 0 1 और 2 तक ही रहेगा। तो ये बोला जा रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 और फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो मान लो हमने इसका स्क्वायर किया तो 3p का स्क्वायर क्या जाएगा 9p² हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको m के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये p² का वैल्यू समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, तो 3p², कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। तो मान लो हमने 3p² को हमने मान लो जस्ट सपोज m ले लिए, तो 3 × m के टर्म्स में आ जाएगा। सेकेंड की अगर बात तो हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 3p+1 का होल स्क्वायर क्या आएगा 9p² + 1 + 6p, यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो 9p² + 6p + 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 3 कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा 3p² + 2p और प्लस 1। तो ये समथिंग कुछ भी आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो 3 × मान लो हमने m ले लिया और ये +1, तो 3m+1 के फॉर्म में ही ये आएगा। या अगर मान लो 3m+1 तक ही हमको बताना है तो बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन ले लिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। तो 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, हमने एक ले लिया 2p+1 और दूसरा ले लिया 2p+2 ले लिया। ठीक, इज डिविजिबल बाई 2। आप कोई भी टर्म्स ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात किया जा रहा है। तो मान लो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4p² + 4p और प्लस 2p और +2। तो यहाँ देखो आप क्या आ जाएगा 4p² + 6p + 2। अब ये इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2p² + 3p और +1। तो यहाँ पे कुछ भी आए 1 2 3 4 500 200, यहाँ 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा नंबर्स जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। सेम पैटर्न में आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन भी निकालना। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिविटीज इज डिविजिबल बाई 6, वैसे ही आप निकाल सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।